कि एक आर्टिकल 79 है 79, उस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत देश में एक संसद रहेगी। उस संसद में राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, ये तीन उसके प्रमुख घटक रहेंगे। तो ये तीनों संसद में रहेंगे। हमारे देश ने नई संसद की बिल्डिंग बनाई, नई संसद में सब लोग वहाँ गए, उसका उद्घाटन हुआ। जिस संसद का राष्ट्रपति सदस्य है और नंबर 1 का सदस्य है, उस राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। ये राष्ट्रपति का तो अपमान है ही, ये संविधान का भी अपमान है। ये संविधान का अपमान है और इसीलिए ये बहुत बड़ा धोखा हमारे सामने है कि किसी एक व्यक्ति को हमारे अपने ऊपर कोई नहीं चाहिए था, किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर कोई और नहीं चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ये प्रधानमंत्री के पद के ऊपर है। प्रोटोकॉल में जब भी कोई शासकीय कार्यक्रम होगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति का नाम आएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति का सत्कार होगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति को वो चीज़ दी जाएगी, बताई जाएगी, जो भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए था, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। संविधान कोई सर्प के ऊपर लेकर नाचने की बात नहीं है, संविधान कोई पूजा करने वाली बात नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि दक्षिण भारत में संविधान का मंदिर बनाने जा रहे लोग, संविधान का मंदिर, और वहाँ जाकर पूजा करेंगे। संविधान की पूजा कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप संविधान की पूजा करेंगे तो आप उसको भगवान का रूप देंगे, और अगर आप उसको भगवान का रूप देंगे तो उसका पालन करना छोड़ देंगे। क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले लोग शाम को अनैतिक काम करते हुए हमने लाखों देखे हैं। तो भगवान का नाम लेकर अनैतिक काम करना, ये काम शुरू हो जाएगा। उस किताब में क्या लिखा है, ये महत्व का है। नमस्कार, मेरा नाम किशोर गजभिये है और मैं लोक सेवा समता प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ, और इस नाते एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, हमने आगामी 14 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, कामठी रोड, यहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण विषय पर परिसंवाद रखा है। ये जो परिसंवाद होने जा रहा है, इसका विषय है भारतीय संविधान के सामने जो आह्वान आए हैं और जो धोखे या हम कहेंगे खतरे भारतीय संविधान के सामने हैं, तो उस विषय पर हमने ये परिसंवाद रखा है। इंग्लिश में इसको कहेंगे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मराठी में कहेंगे भारतीय राज्यघटनेपुढील धोके आणि आव्हाने। सर, आपने संविधान के ऊपर में सब परिसंवाद आयोजित किया है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान को भविष्य में खतरा है या उसके सामने चैलेंज तैयार हो रहा है? देखिए, भारतीय संविधान को लागू करने के पश्चात आज की तारीख में 74 साल पूरे हो गए हैं और हम लोग अमृत महोत्सवी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये निश्चित किया है कि सन 2025 ये वर्ष जो है, 24 से 25 ये वर्ष संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष करके मनाया जाएगा। यानी संविधान अभी 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। तो इस नाते हमने और बाकी अन्य कई संस्थाओं ने, कई सरकारी कार्यालयों ने संविधान के ऊपर अच्छे कार्यक्रम किए हैं, संविधान के बारे में लोगों में जागृति फैलाई है और संविधान का महत्व समझाया है। संविधान के मूलभूत ढांचा, संविधान के अंतर्गत मूल्य, संविधान के अंतर्गत आम आदमी के अधिकार, संविधान के अंतर्गत हमारे मूलभूत अधिकार और हमारे मूलभूत कर्तव्य, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा चिंतित करती रही है
वो ये बात है कि संविधान को भले ही हमारे 74 साल हो गए हो, संविधान में भले ही 106 के ऊपर उसमें संशोधन किए गए हो, फिर भी हमारा संविधान इतना मजबूत है कि वो हमारे भारत देश को एकता और एकात्मता में बांधे हुए हैं, पूरे लोगों को इकट्ठा जोड़े हुए हैं और हमारे देश के कभी टुकड़े नहीं हुए और ना होंगे। लेकिन एक बात जो गंभीर चिंता का विषय है वो ये है कि संविधान के सामने कुछ आह्वान, कुछ चैलेंजेस कुछ लोगों ने पैदा किए हैं और कुछ धोखे भी हैं, कुछ खतरे भी हैं जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। और इस बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, हमें करना चाहिए ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए हमने लोक सेवा समता प्रतिष्ठान, यह जो स्वयंसेवी संस्था है, इस संस्था के द्वारा हमारे सभी सहयोगियों के साथ में हम लोगों ने ये परिसंवाद का आयोजन किया है। देखिए, संविधान में संशोधन करना ये आम बात है, बल्कि इसका प्रावधान संविधान में ही है। संविधान में संविधान का संशोधन करने का प्रावधान है और उसी प्रावधान के अंतर्गत ये सारे संशोधन हुए हैं। जब संशोधन हो रहे हैं तो उसको हम या तो मामूली बदल कह सकते हैं या आवश्यकता के अनुसार कुछ दुरुस्तियां कह सकते हैं, दुरुस्त किया जा रहा है, या लोगों के सुविधा और उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों में संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है, कुछ बातों को निकाला भी गया है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले मूलभूत अधिकार था वो बाद में निकाला गया। तो इस प्रकार के कुछ अधिकार जो थे या कुछ चीज़ें थी वो इसलिए बदला हुआ कि लोगों की अच्छाई के लिए, और कुछ बातें जो आज हो रही है वो भी एक प्रकार से जनता को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। तो इसीलिए संविधान इसको बदलना नहीं कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि संविधान का मूलभूत ढांचा जो है, मूलभूत ढांचा यानी बेसिक मूल्य जो है, वो मूल्य कायम रहेंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता है। सरकार किसी की भी आए, चाहे भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की। इसलिए संविधान को बदलना, पूर्णतः बदलना, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, होना ही नहीं है। छोटे मोटे संशोधन होते रहेंगे, वो और भी ज़्यादा होते रहेंगे, जैसे 106 हो चुके हैं मेरी नॉलेज में। तो इस प्रकार से ये स्थिति है कि संविधान बदला जा रहा है या बदलने वाले हैं, ये केवल कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से राजकीय हेतु से प्रेरित ये आरोप किए होंगे। मैं यहाँ पर राजकीय बात नहीं कहूँगा, मैं संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ कि कौन से धोखे हैं, जैसे आपने पूछा कौन से धोखे हैं, कौन से आह्वान हमारे सामने हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करूँगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका रोल संविधान के लिखने में, संविधान को बनाने में और संविधान की रचना करने में सबसे ज़्यादा और अहम रहा। इसके बारे में कोई व्यक्ति दुमत नहीं रख सकता है, कोई दो राय नहीं हो सकती इसमें। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो उस समय से उन्होंने जो काम किया वो काम लगातार 2 साल 11 महीने तक चलता रहा। उसके बाद में उन्होंने वो संविधान हमारे उस समय के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको उन्होंने सौंपा। वो संविधान उन्होंने 25 नवंबर 1949 को सौंपा और 26 नवंबर 1949 को ये हमारे देश में स्वीकृत किया। तो ये जो स्वीकृति का जो दिन है, इसी को हम लोग संविधान दिन कहते हैं, 26 नवंबर 1949। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही कहते हैं कि संविधान तो हमने अभी लागू कर दिया है, स्वीकृत कर लिया है, लेकिन इस संविधान पर अमल करने के समय कुछ बारीकियां, कुछ सावधानता यानी सावधानी जो हमको बरतना है, उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। यानी संभाव्य धोखे जिसको कहते हैं, भविष्य में होने वाले खतरे आ सकते हैं, इसलिए आप सावधानी रखिए। पहली बात उन्होंने जो कही वो कही व्यक्ति पूजा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हीरो वर्शिप। हमारे यहाँ पर कुछ नेता इतने बड़े हो जाते हैं, उनका व्यक्तिमत्व इतना बड़ा हो जाता है कि सारी जनता उनके सामने सर झुकाती है, यहाँ तक कि वे उनके भक्त बन जाते हैं
और उस नेता को देव के रूप में या देवी के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में भी मानते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हीरो वर्शिप ये अगर हम लोग करेंगे, व्यक्ति पूजा अगर हम करेंगे, जो सत्ता के स्थान पर है, अगर उसकी व्यक्ति पूजा में हम लोग लीन हो जाएंगे तो हमारे देश में डिक्टेटरशिप का खतरा बढ़ जाएगा। हुकुमशाह बनेंगे लोग, मैं जो करता हूँ वही सही है, सब लोग मानेंगे। मैं जो करता हूँ सोचता हूँ वही सही है, सब लोग मानेंगे, सब लोग उसी प्रकार से काम करेंगे और वो हुकुमशाह बन जाएगा। हम हुकुमशाह नहीं चाहते हैं, हम हुक्मशाही नहीं चाहते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सरकार चाहते हैं। इसीलिए हीरो वर्शिप बहुत खतरनाक है। और बाबा साहब आगे कहते हैं ये भारत जैसे देश को बहुत लागू है, क्योंकि भारत देश में भक्ति करते हैं। भक्ति, ईश्वर की भक्ति करो, किसी महान व्यक्ति की भक्ति करो, किसी स्वामी जी की भक्ति करो, किसी धार्मिक पुरुष की भक्ति करो। और ये भक्ति के भक्ति के मार्ग पर चलते लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, सरकार का दायित्व क्या है, उनकी गलतियां कहाँ हैं, हमारी गलतियां कहाँ, ये भूल जाते हैं। और इसीलिए ये जो भक्ति का जो कल्ट है ये कहीं आगे चल के हमारे देश में डिक्टेटरशिप का खतरा ना खड़ा कर दे। ये बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने ये भी कहा कि भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कहा कि भक्ति बुराई है, भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी नेता को अमर्याद पावर, अनलिमिटेड पावर अगर आप देंगे, अनलिमिटेड पावर, तो वो नेता निश्चित रूप से करप्ट हो जाएगा। करप्ट यानी जिसको मैं आर्थिक रूप की करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, विचारों से करप्ट हो जाएगा और वो फिर अपने हुक्मशाह बनने का प्रयास करेगा और देश में से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है या लोकशाही की जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। आज की तारीख में यही बात हो रही है और हमारे देश में संविधान के जो मूलभूत जो रचना है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक संकट पैदा हो गया है, ऐसा हमें लगता है। बाबा साहब को भी लगता था, हमको भी लगता है। तो व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप और अमर्याद पावर देने के लिए जो भक्ति में लोग लीन हो जाते हैं, ये बात हमारे देश के संवैधानिक जो ढांचा है, लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसको कमज़ोर कर सकता है। दूसरा जो मुद्दा है, बाबा साहब ने, मेरा कहना ये है कि बाबा साहब ने ये बात उस समय कही थी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जी को नज़र के सामने रख के उन्होंने ये बात कही, निश्चित रूप से नहीं कही। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान थे, दुनिया में इतने बड़े बड़े नेताओं से वो मिले थे कि उनको इस बात के खतरे का अंदेशा हो गया था और इसलिए उन्होंने आगाह किया, वार्निंग दिया है। इसका एक लेख सोली सोराब जी नाम के हमारे जो बहुत बड़े भारत के विधिज्ञ थे, उन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और वो कहते हैं बाबा साहेब्स वार्निंग, बाबा साहेब्स वार्निंग, बाबा साहब ने वार्निंग दी थी। तो ये वार्निंग ये है। दूसरा जो मुद्दा है जो हमारे संविधान के सामने खड़ा है वो है, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको कहते हैं मार्गदर्शक तत्व, यानी मार्गदर्शक तत्व देश के प्रशासकीय व्यवस्था में, मार्गदर्शक देश के शासन व्यवस्था में, प्रशासकीय नहीं, शासन व्यवस्था में मार्गदर्शक तत्व। तो उसमें आर्टिकल 39C है, आर्टिकल 39C। उसमें क्या कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें संपत्ति का कॉन्सेंट्रेशन, संपत्ति की भरमार, कॉन्सेंट्रेशन को कहेंगे भरमार या कॉन्सेंट्रेशन का एक जगह जमा होना, यह नहीं होना चाहिए। सामान्य लोगों के नुकसान, सामान्य लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए संपत्ति का एकत्रीकरण या भंडार किसी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है संविधान में, आर्टिकल 39C मार्गदर्शक तत्व। उसका उल्लंघन आज के समय में हो रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से हो रहा है। कुछ गिने चुने उद्योगपति इस देश के संपत्ति का पूरा लाभ उठा रहे हैं, जो संपत्ति पूरे देश की है, चाहे जमीन हो, चाहे जल हो, चाहे पावर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो। इसका अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग प्रयोग करते हैं
तो वो देश के हितों के लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हित के लिए हो रहा है, ऐसा हमें नजर आता है। ये संविधान के सामने का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि ये संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 39 का उल्लंघन है। देश के बड़े बड़े विधिज्ञों को मैं आज के इस माध्यम से, अगर उनका ध्यान इस ओर नहीं गया, वैसे तो गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मामला है। हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये मार्गदर्शक है ना, ये गाइडलाइंस दी हुए बाबा साहब ने दिया है, संविधान सभा ने दिया है। संविधान सभा ने सब हमारे शासकों को एक मार्गदर्शक तत्व दिया है कि संपत्ति का विवरण सबके हितों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए नहीं। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है, ये भी लिखा हुआ है संविधान में कि देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ समय के बाद देश में कोई शोषित पीड़ित ना बचे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, कोई दबा कुचला ना रहे, और सब शांति से और अपनी तरक्की के साथ जिए, एक अच्छा नागरिक बने। उस तरतूद का यानी उस प्रावधान का उल्लंघन आज की तारीख में हमारे यहाँ हो रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले एक साल में देश के 1% लोग, इनकी संपत्ति 150% से बढ़ गई है। पिछले एक साल में 24-25, 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक 1% लोगों की संपत्ति 150% से बढ़ गई है, और गरीबों की संपत्ति और घट गई है। गरीब लोग अभी अन्न खाने को मोहताज हो रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है, आरोग्य व्यवस्था लचर हो गई है। ये इस प्रावधान का उल्लंघन है। दूसरा जो मुद्दा है कि बाबा साहब कहते हैं कि संविधान पर अगर हम अमल करते हैं तो एक संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता नाम की एक चीज है। क्या होता है ये संवैधानिक नैतिकता? संविधान में जो लिखा है उसके प्रति हम कटिबद्ध रहें, उसके प्रति हमारी वचनबद्धता रहे, उसके प्रति हम प्रामाणिक रहें, इसको कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। संविधान में जो प्रावधान है उसका तोड़ मरोड़ कर अगर अर्थ निकाल कर कोई अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को मदद पहुंचा रहा है, या कोई काम कर रहा है, या सत्ता हासिल कर रहा है राज्य में, तो ये बातें जो है ये संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। और बाबा साहब ने कहा संविधान चलाने वाले संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे तभी ये संविधान चल पाएगा, वरना ये भी संविधान आपके लिए कुछ कामी होगा, बिन काम का होगा, मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, बेकाम का हो जाएगा। संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे तभी आप इस संविधान पर अच्छे से अमल कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग संविधान को इतना सर पर लेके नाच रहे हैं, सर पर संविधान लेके नाच रहे हैं। संविधान कोई सर के ऊपर लेकर नाचने की बात नहीं है, संविधान कोई पूजा करने वाली बात नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि दक्षिण भारत में संविधान का मंदिर बनाने जा रहे लोग, संविधान का मंदिर, और वहां जाकर पूजा करेंगे। संविधान की पूजा कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप संविधान की पूजा करेंगे तो आप उसको भगवान का रूप देंगे, और अगर आप उसको भगवान का रूप देंगे तो उसका पालन करना छोड़ देंगे। क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले लोग शाम को अनैतिक काम करते हुए हमने लाखों देखे हैं। तो भगवान का नाम लेकर अनैतिक काम करना, ये काम शुरू हो जाएगा। उस किताब में क्या लिखा है ये महत्व का है। अगर मेरे पास अगर ये संविधान की किताब है, मेरे पास अगर ये संविधान की किताब है, ये संविधान की किताब है, तो इसमें क्या लिखा है उसके ऊपर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पूजा करना। इसलिए संविधान की पूजा ना करें, संविधान पर अमल करें, और अगर अमल नहीं हो रहा है तो आंदोलन करें, सरकार से सवाल पूछे। हमने अपने प्रतिनिधि भेजे, उन्होंने पूछना चाहिए संसद में कि ये क्या हो रहा है। तो ये अगली बात थी। दूसरा जो है कि संविधान में कुछ संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं का आदर होना चाहिए। वो संस्थाओं का, उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा अबाधित रहनी चाहिए। जैसे न्यायालय, कोर्ट, पुलिस, सेंट्रल एजेंसी की CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और भी कई संस्थाएं होंगी। ये संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन और भी अलग अलग कमीशन, ये सारी संस्थाएं हैं।
तो ये संविधान के तहत इनका प्रावधान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान में प्रावधान है, संविधान में सब है। पुलिस की व्यवस्था कैसी रहेगी, राष्ट्रपति कार्यालय कैसा रहेगा, इलेक्शन कमीशन कैसा रहेगा, इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग ये क्या काम करेगा, ये सारे IAS IPS का चयन करेगा। क्योंकि एक निष्पक्ष यंत्रणा जब चयन करेगी तभी ये IAS IPS लोग राज्य में निष्पक्ष रूप से काम कर पाएंगे, अन्यथा जो सरकार में बैठे हैं उनके तलवे चाटेंगे। आज वो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है कि हमारे कई संस्थाएं जो है वो उनको जो काम दिया गया है संविधान में उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। हमने पिछली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ये रोड पर उतरकर उन्होंने पत्रकार परिषद की और ये कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, हम निष्पक्ष न्याय देने में असमर्थ हैं, कुछ न कुछ ऐसी हमें तकलीफ़ें हैं जो आज तक हम लोगों के सामने नहीं कही लेकिन अब हम कह रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि हमारे संविधान द्वारा निर्मित जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत दबाव है। एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का दिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज की तारीख में कौन से तारीख को चुनाव करना है ये निश्चित करने का भी अधिकार नहीं है, उनकी तारीखें कोई और निश्चित कर रहा है। एक किस्सा है कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने, हमारे पास 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो तीनों बराबर के हैं, उसमें से एक चीफ रहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 उनके साथ हैं लेकिन तीनों का हक बराबर है। तो एक इलेक्शन कमिश्नर का काम था इलेक्शन की तारीख तय करना। उन्होंने अपने स्टाफ को चर्चा करके, राज्यों से चर्चा करके, वातावरण वगैरह सब देख के उन्होंने कुछ तारीखें निश्चित की। जब वे तारीख सरकार को बताई गई तो उन्होंने कहा कि ये तारीख हमें मंजूर नहीं है, हम बोलते हैं उस तारीख से आप इसका चुनाव करो। ये बात मार्कंडे काटजू, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, इन्होंने हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कही है, उसको मैं रिपीट दोहरा रहा हूँ। तो कोई और तारीख निश्चित कर रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं निश्चित कर रहा है। ये क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन आज स्वतंत्र उतना नहीं रहा। और जब उन्होंने, वो इलेक्शन कमिश्नर ने ये दबाव को नहीं माना तो उनसे कहा गया कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये परिस्थिति हमारे देश में है। ये संविधान के सामने का, संविधान के अंतर्गत जो संस्था है उसको अगर उसकी स्वतंत्रता अगर छीनी जा रही है तो संविधान को खतरा पैदा हो गया है, ये हमारा कहना है। आगे का जो मुद्दा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर मैं अपनी ये चर्चा खत्म करूंगा कि एक आर्टिकल 79 है, 79, उस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत देश में एक संसद रहेगी, उस संसद में राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, ये 3 उसके प्रमुख घटक रहेंगे। भारत में एक संसद रहेगी, संसद में राष्ट्रपति रहेगा, राज्यसभा रहेगी और लोकसभा रहेगी। मैं राज्यसभा का नाम इसलिए पहले ले रहा हूँ कि लोकसभा से ऊंची है राज्यसभा अपने पद में और अपने इसमें स्टेटस में। तो ये तीनों संसद में रहेंगे। हमारे देश ने नई संसद की बिल्डिंग बनाई, नई संसद में सब लोग वहाँ गए, उसका उद्घाटन हुआ। जिस संसद का राष्ट्रपति सदस्य है और नंबर 1 का सदस्य है, उस राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। ये राष्ट्रपति का तो अपमान है ही, ये संविधान का भी अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा धोखा हमारे सामने है कि किसी एक व्यक्ति को, हमारे अपने ऊपर कोई नहीं चाहिए था, किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर कोई और नहीं चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ये प्रधानमंत्री के पद के ऊपर है। प्रोटोकॉल में जब भी कोई शासकीय कार्यक्रम होगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति का नाम आएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति का सत्कार होगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति को वो चीज़ दी जाएगी, बताई जाएगी, जो भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए था, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। मैं अगर जो बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है तो इस देश का कितना भी बड़ा
विधिज्ञ हो वो आकर मुझसे चर्चा करें, मैं चर्चा करने को तैयार हूं कि राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं। जो संसद उसका सदस्य संविधान द्वारा उसका सदस्य है, उस संसद भवन के उद्घाटन के लिए उसको ही ना बुलाना, ये बहुत बड़ा अनादर है और ये संविधान का उल्लंघन है। तो यही सब बातें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी और यही बातें हम आगामी 14 तारीख को हमारे कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं। जनता को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान जो है, जिसकी हम लोग इतनी उससे प्रेरणा लेते हैं, उसका इज्जत करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं और हमारे हक और अधिकार इसमें निहित है। मेरे हक कहाँ है, इसमें है, इसलिए हम उसको दिल से लगाकर हम लोग आगे चलते हैं, हर काम करते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है, ये मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की है। धन्यवाद, नमस्कार।